हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 आज करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे। आज निकालेंगे एक्सिस के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में कई बार डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, तो डेरिवेशन भी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। मैं हूं सक्षम बस, आपका फिजिक्स टीचर। आइए, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on axis of a current carrying loop। ठीक है, चलो जी। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। मानो ये ऐसे वर्टिकल हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे थोड़ा और अच्छे से बना लें ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास एक लूप है, ऐसे वर्टिकल मानी हुई है, और इससे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया हमने कि करंट फ्लो कर रहा है आई। ओ इसका सेंटर है, आर इसकी रेडियस है। इस सेंटर से इसकी एक्सियल लाइन है, तो O से एट ए डिस्टेंस x एक पॉइंट है P, जहां हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो। तो जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में आपने किया है कि जब भी हम करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ दोबारा से रिकॉल करें। यहाँ पर हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट होता था dl, जिसको I से मल्टीप्लाई कर दे तो करंट एलिमेंट बनता है। इससे एट ए डिस्टेंस r एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं, बस इसलिए बता रहा हूं कि यहां जब अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में रहे कि ये एंगल किस किस के बीच में है। दिस एंगल इज इन बिटवीन, ये जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है, यानी कि आर। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा समझ लो इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर लिखते थे हम, है ना, नीचे आर क्यूब हो जाता था। तो dl क्रॉस आर, dl और r के बीच में है, ये r और ये dl, यानी जो करंट एलिमेंट हम लेते हैं, करंट एलिमेंट के साथ वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन का एंगल होता है ये। ठीक है, अब देखो ये करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, क्लियर है। अब यहां भी अगर बायो-सेवर्ट अप्लाई करना है तो इस पूरे लूप पे कहीं हमने करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लो पूरे लूप पे हमने यहां पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लिया dl। यहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो वास्तव में ये ऐसे है, लूप वर्टिकल है, उसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो ये करंट ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो। ये जो लूप है इसको इमेजिन करो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो ये वाला हिस्सा आपका मान लो पीछे चला गया, पीछे, यानी कि ये ऐसे था, ये सामने से ऐसे दिख रहा है, अब मैंने ऐसे कर दिया। समझ में आ रही बात, लूप सामने से ऐसे है, ये जो करंट है I यहां पर, ये इस तरफ है। अब मैंने इस लूप को ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे। ठीक है, तो लूप को अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये जो करंट है वो आपको पीछे दिखेगा और फिर करंट ऐसे आता हुआ नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक इमेजिन कर पा रहे हो, लूप ऐसे घुमाया, करंट ऐसे आ रहा है,
समझ रहे हो, इस तरह से, यानी करंट ऐसे आ रहा है, मतलब अगर ऐसे घुमाओगे तो करंट मेरी तरफ आएगा ना, ऐसे आपकी तरफ ऐसे, तो यहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। अब इस तरफ बना तो सकता नहीं मैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, ठीक, वास्तव में ये इस तरफ है, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी आइडियल। यहां से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, इस पी पॉइंट के लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो जो एंगल पी पॉइंट और इसके बीच में बनेगा वो होगा ये एंगल थीटा। चलो अप्लाई करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at a point P, at a point P, due to small current element ideal is, तो dB कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माना मैंने आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। हाँ, इस आर की वैल्यू हो सकती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो बाद में रख लेंगे। अभी सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमने आर, इसको स्क्वायर नहीं मानना, इसको तो आर मानेंगे। ये आर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये बाद में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी सिर्फ हमने इस वैल्यू को लिखा है। अब बात आती है ये थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। इस थीटा को ही इमेजिन करना है हमने यहां से। तो मैंने क्या बताया था, थीटा किस किस के बीच में है, डीएल और आर के बीच में। ये जो आर आ रहा है ये, और जो डीएल है करंट एलिमेंट उसके साथ, ये आइडियल की डायरेक्शन है ना ये। अब एक चीज समझो कि ये पी पॉइंट ऐसे आ रहा है, ये पी पॉइंट ऐसे आ रहा है, ठीक, ये पी पॉइंट ऐसे है ना, टेढ़ा ऐसे पी पॉइंट, और ये डीएल इस तरफ है। यानी कि मैंने बताया था लूप ऐसे, ये ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है, तो इस तरफ क्या हो गया, आपकी तरफ क्या हो गया आइडियल, और ये ऐसे आ रहा है। ये एंगल इमेजिन करोगे 90 का है। देखो ये लाइन ऐसे ज्वाइन की और ये ऐसे आ रहा है वर्टिकल। अब तुम कहोगे ऐसे ऐसे, ये नहीं, ये है भी ऐसे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, इस तरफ से आ रहा है। तो ये लाइन ऐसे और ये ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ तो इमेजिन नहीं हो पा रहा, बट दिस एंगल इज 90 डिग्री आइडियल। और ये जो लाइन बन रहा है, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, इमेजिन करके देखो भाई, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। दिस आइडियल जो है ये इस तरफ है, ना कि इस तरफ है। तो इस तरफ आइडियल हुआ, उधर से लाइन आई, तो ये जो आर और आइडियल का एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा। तो साइन थीटा यहाँ क्या लिख दोगे आप, साइन 90। तो डीबी कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 91 हो गया आर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो। अब वैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी तक कैसे निकालते आए हैं, राइट हैंड पाम रूल, उसी से निकाला है ना भाई। करंट की डायरेक्शन में, ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, तो जहाँ ये उंगलियां कर्ल करेंगे वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है ना ऐसे, देखो इनवर्ड आ रहा है, अंदर आ रहा है। अब अंदर कैसे बनाएंगे डायरेक्शन, अंदर डायरेक्शन कैसे बनेगी, 3D डायग्राम है। अगर यहाँ से देखेंगे, और दूसरे तरीके से और अच्छे से इमेजिन करना हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। इस केस में यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, डीएल क्रॉस आर। तो जो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की होगी, है ना। हमने जब बायो-सावर्ट लॉ किया था तो उसमें बताया था मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लो यहाँ कोई वेक्टर है ए और मैं लिखता हूँ बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन ए की होगी।
और ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी, और ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा सी के भी। तो ऐसे डी बी यहाँ क्या है, डी बी परपेंडिकुलर होगा डी एल के भी, और डी बी परपेंडिकुलर होगा आर के भी। डी बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, डी एल के भी और आर के भी, यानी इसके परपेंडिकुलर भी आएगा और इसके परपेंडिकुलर भी आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, अब यहां हमने देख लिया ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मान लो एक x में है दूसरा y में, तो तीसरा z में आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करें कि ऊपर ड्रॉ करें, तो मैंने बता दिया इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। देखो ये अंगूठा ऐसे अंदर, या डीएल क्रॉस आर ले लो, डीएल से आर की तरफ, है ना। एक आईडीएल इधर आ रहा है, सॉरी यहाँ बना के दिखाऊं, आईडीएल ऐसे आ रहा है ना आपका बाहर की तरफ, और ये ऐसे है आर, तो यहाँ से यहीं तो चलोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ इमेजिनेशन में गड़बड़ क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ हमें ये ऐसे दिखाई दे रहा है। समझो बात को, दोबारा समझो। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसा सर्कल मानेंगे, यहाँ अंगूठा रखेंगे अंदर आ गया, बट वास्तव में ये ऐसे थोड़े है, ये तो ऐसे है। ये सर्कल हमने एक्सिस पे निकाल रहे हैं ना भाई। अगर मान लो सर्कल ऐसे मान लिया तो इसकी एक्सिस तो मेरी तरफ आएगी, मान लो बोर्ड की तरफ सर्कल माना तो इसकी एक्सिस तो हमारी तरफ आएगी, है ना। हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो इस सर्कल को ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा ताकि ये एक्सिस बनेगी इसकी, समझ रहे हो। सर्कल ऐसे है, एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये एक्सिस बनेगी इसकी। तो इसलिए करंट ऐसे हम ले नहीं सकते, इसलिए बेस्ट मेथड है यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ डीएल है इधर, वो आर है, तो डीएल से आर की तरफ बढ़े एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, अपवर्ड। तो अपवर्ड को हम ऐसे बना देंगे, इसमें ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारी। चलो इसको दूसरे मार्कर से डिनोट कर देते हैं। ये जो डायरेक्शन आई, ये आई हमारे पास डी बी। ठीक, ये डी बी आ गया इस करंट एलिमेंट की वजह से, और ये डी बी इसके परपेंडिकुलर होगा एज वेल इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो ऐसे है ना, ये ऐसे है, एक ऐसे आया इसके परपेंडिकुलर, तो वो इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से है ये। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा। डी बी कितना आएगा यहाँ पे, क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक है, चलो बढ़े आगे करें। चलो, अब ये डी बी आ गया हमारे पास, ये एंगल मैंने मान लिया फाई, दिस एंगल इज फाई। इसको थोड़ा साफ कर दें। देखो ये फाई है। अब इस dB को मैं दो पार्ट में रिजोल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो एंगल है तो dB को दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। एक पार्ट हो सकता है इधर और दूसरा पार्ट किधर हो सकता है, इधर। दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। dB को एक इधर तोड़ा, एक इधर तोड़ा। अब हमने देखना है एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। चलो जी, लेट्स इमेजिन इट। अब ये फाई है, ये क्या है, फाई। ध्यान से देखना, ये एंगल फाई है, और ये जो ये ग्रीन कलर का कंपोनेंट है इसका इसके साथ एंगल 90 है। तो ये एंगल कितना हुआ, बाहर समझाऊं, थोड़ा सा बाहर समझ लो। ये लाइन ऐसे आई हुई है, देखो ये वाली लाइन, इस पर हमने ये कंपोनेंट बना दिया dB वाला, ठीक, और ये कंपोनेंट बनाया है हमने ये dB। ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये इसका कंपोनेंट बनाया हुआ है, और ये लाइन ऐसे आई हुई है, ठीक। और एक कंपोनेंट जो है वो ये लाइन पूरी सीधी मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो
ठीक, इतना समझ में आया सबको? एंगल देखो, ये फाई है, ये एंगल फाई है, ये हो गया पूरा 90, उसमें से ये फाई हो गया, तो ये कितना हुआ 90 माइनस फाई। ये वाली लाइन और इसके साथ एंगल फाई था, वर्टिकल ये पूरा 90 डिग्री का है, उसमें से ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो मैंने क्या बताया था, DB इज परपेंडिकुलर टू R, ये DB इस R के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना आएगा फाई, क्योंकि ये फाई, ये 90 माइनस फाई, तो ये भी फाई। कैसे आया? चलो मान लो ये एंगल x है, मुझे नहीं पता क्या है, ये दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री का, इसके बीच का, तो ये एंगल हो गया x प्लस 90 माइनस फाइव इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90, ये होना चाहिए ना। तो 90 को मार दिया, फाइव क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू आई 5। तो इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल आया, गर्मी ज़्यादा हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना आया भाई 5। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। दोबारा बताऊँ, ये 5, तो ये 90 था, तो 90 माइनस 5, और इनके बीच में एंगल 90 है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, 11th क्लास में बहुत बार ऐसा किया होगा आप लोगों ने। तो ये एंगल आ गया 5, बस 5 आ गया, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके कंपोनेंट लिखने हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, जिसके साथ एंगल होता है वो होता है DB cos फाई, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर से मार्क किया मैंने, DB sin फाई। ठीक, ये DB sin फाई हो जाएगा। ठीक, जल्दी से देखो, इसको नोट करो एक बार फटाफट। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो पॉज करके, और इससे आगे हम अभी कर रहे हैं, गर्मी बहुत है इसलिए। तो देखो DB लिख लिया μ0/4 आइडियल अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद हमने कंपोनेंट कर लिए, इधर DB था तो इधर DB cos फाई हो गया, इधर DB sin फाई हो गया। अब हमने एक करंट एलिमेंट को तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट यहां पर देखो, यहां पर इसके जस्ट अपोजिट यहां पे इतने ही लेंथ का एक करंट एलिमेंट और काट सकते हैं। अब करंट देखो, वही बात है, करंट ऐसे था, यहां से तो ऐसे आ रहा था, अब ये नीचे जाएगा तो ऐसे अंदर जाएगा ना, ऐसे वो सर्कुलर लूप, ऐसे की बजाय ऐसे है, यहां से करंट इधर आ रहा था तो यहां से ऐसे जाएगा करंट, यानी कि करंट एलिमेंट यहां इस तरफ होगा ना, आइडियल की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब यहां से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब वास्तव में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लाइन ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, देखो ऐसे करंट अंदर, लाइन ऐसे है। अब भी इन दोनों के बीच में एंगल 90, बिल्कुल जस्ट जैसे ऊपर था। तो यहां भी जो कंपोनेंट आएगा, यहां भी जो कंपोनेंट आएगा इस P पॉइंट पर, मान लो ये P पॉइंट है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस करंट एलिमेंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, DB परपेंडिकुलर होगी। उस DB की वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी ये आई है। क्यों आएगी? क्योंकि आइडियल उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है, जितना ऊपर डिस्टेंस था R, उतना ही डिस्टेंस यहां भी है। ठीक, और ये बिल्कुल आमने सामने है, सिमेट्री बनेगी, तो ये एंगल भी आपका, अगर ये फाई है तो ये भी फाई आएगा। DB को दो कंपोनेंट में आप रिजोल्व कर सकते हो। तो यहाँ फिर से अगर हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट के अंदर, तो इसके यहाँ वाला कंपोनेंट और एक इधर, यानी कि एक इधर और एक इधर, तो ये कंपोनेंट कौन सा आएगा देखो। अब वही बात है, ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, इसके बीच में 90 था तो ये फाई हो जाएगा। अगेन ये एंगल कितना आएगा फाई, तो ये फाई आया, तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ DB cos फाई, DB cos फाई। और इधर कंपोनेंट कौन सा आया DB sin फाई। देखो इधर
इस पेन से लिख दें dB sin phi। क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से सबको? इतना क्लियर हो गया सबको? बस यही ध्यान करना था इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट के ऊपर तुम्हें अब नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है dB cos phi, नीचे लग रहा है dB cos phi, इधर लग रहा है dB sin phi और dB sin phi। इसके अंदर देखोगे तो जो dB cos phi है एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दे विल कैंसल आउट ईच अदर, इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और टोटल फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो dB sin phi के अलोंग आ जाएगी, dB sin phi के अलोंग आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बट ये आ तो गया इसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग ही आया है आउटसाइड, एक्सिस के अलोंग ही आया है, आउटसाइड आया है। ठीक, जब हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना है। बट ये सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से आया है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। मान लो कोई एलिमेंट यहां लूंगा तो इसके बिल्कुल सामने यहां एक पेयर बनेगा, यहां लूंगा तो उसके सामने यहां पेयर बनेगा, यहां लूंगा तो उसके सामने यहां पेयर बनेगा। जितने भी लेंथ एलिमेंट लोगे उसके बिल्कुल सामने एक पेयर जरूर बनेगा। जैसे इसका इसके साथ बना, यहां लूंगा तो यहां बन जाएगा, यहां लूंगा तो यहां बन जाएगा, और हर पेयर के साथ यही घटना घटेगी। और जो आपका कोस कंपोनेंट है हर एलिमेंट के लिए कैंसिल हो जाएगा। जितने भी पेयर बनेंगे हर पेयर में कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा, साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट बचेगा, तो इसका मतलब पूरे लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे तो कोस कंपोनेंट कैंसिल कर दो और साइन कंपोनेंट को जो क्या कर दो, जोड़ दो। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा कंपोनेंट, साइन फाई का कंपोनेंट कर दो। इंटीग्रेशन dB कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इंटू में साइन फाई। चलो जी, जो कांस्टेंट है, चलो पहले तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। साइन फाई इस ट्रायंगल से कितना आएगा? देखो मान लो ये K पॉइंट है, KPO, इसमें ये एंगल फाई है, तो साइन फाई क्या होगा? क्या होता है साइन फाई? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाई के सामने वाला है परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, कैपिटल R बाय स्मॉल r। ये वाली यहाँ रख देंगे, साइन फाई की जगह कैपिटल R बाय स्मॉल r यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज साइन फाई इज इक्वल्स टू R बाय स्मॉल r, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए हमने साइन फाई की वैल्यू पुट करी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जरूर लिखनी होती है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटू r कितना हो जाएगा, r क्यूब, ये भी r बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dl का, तो dl का जरा इंटीग्रेशन करो, कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r क्यूब इंटू में r, dl मिलके क्या बन जाएगा, l, दैट इज लेंथ ऑफ दिस सर्कल। तो सर्कल की लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 पे काट दिया, और बस। तो b कितना आया, इस कंपोनेंट को यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, b कितना आया, तो b आया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं, म्यू नॉट आई r इंटू r स्क्वायर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन में 2 r क्यूब। ये आंसर आया। अब r की वैल्यू रख दो, जो क्या थी, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब है ना, तो r कितना आया था, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2, 1/2 का क्यूब करोगे तो 3/2। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना फर्क आएगा।
यानी कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है। बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स का आता है, तो प्रॉपर उसको आप डिफाइन कीजिए, लिखिए, ताकि कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस ना रहें। तो यहाँ आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने के बाद हमने ये भी देख लिया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस, आउटसाइड है। एक्सिस है ना, ऐसे देखो, ये था ऐसे, ये इसके एक्सिस, तो उधर जा रहा है, एक्सिस के साथ ही है नेट मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मान लो इसी में क्लॉकवाइज हो जाता तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती। भी करेंगे इसको डिस्कस, तो एक बार जल्दी से इसको छाप लो, फटाफट नोट करो, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी छाप लिया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रब कर दे, चलो इसी को आगे डिस्कस करते हैं। करता हूँ रब इसको मैं, कुछ स्पेशल केस करेंगे, कुछ डायरेक्शन देखेंगे। तो पहले हम करेंगे स्पेशल केस। हमारे पास जो B आया है वो कितना आया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। आई थिंक यही फॉर्मूला डिराइव होके आया था अभी। अब हमने क्या करना है, इसमें स्पेशल केस डिस्कस करना है। स्पेशल केस में पहला केस लेते हैं कि इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर। चलो जी, सेंटर पे ले आओ, ये लूप था, ये P पॉइंट था, ये डिस्टेंस x है, P पॉइंट सेंटर पे आ गया तो x कितना हो गया, x कितना हो गया 0, x 0 तो B कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2, ये तो 0 हो गया, आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वेयर से आर, तो B कितना आएगा, म्यू नॉट I/2R। वही फॉर्मूला आया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। दूसरा स्पेशल केस इसी में डिस्कस करें, तो दूसरा स्पेशल केस क्या होगा, दूसरा होगा कि इफ पॉइंट P लाइज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट, बहुत दूर है, इतना दूर है कि r इज मच x इज मच ग्रेटर देन r, यानी कि इतना दूर चला जाए कि इस x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, तो r नेगलेक्ट हो जाएगा, तो b कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बच जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल करोगे जब बहुत दूर हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये आप इस्तेमाल करोगे सेंटर पे, तो पहले भी निकाल चुके हम। तो ये इसके कुछ स्पेशल केसेस थे जो हमने लिखे, जल्दी से इसको भी नोट कर लो। फिर हम इसके थोड़े से डायरेक्शन की बात करते हैं कि भाई जो डायरेक्शन आई है लूप के, राइट साइड में उधर आई है, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगी, नोट कर लो जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अगर इसमें हम थोड़ी सी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास ये लूप ऐसे था, है ना, ऐसे है, इसको समझ लो थोड़ा सा, ये ऐसे है। अभी हमने इसमें करंट के डायरेक्शन को क्या लिया था, एंटी क्लॉकवाइज। ये लूप जो सामने तुम्हें ऐसे दिखाई देता है ना, उसको ऐसे कर दिया करो, ये ऐसे, ये हिस्सा पीछे चला गया, पीछे चला गया, ऐसे देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो ऐसे बना हुआ है, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, इसको ऐसे घुमा दिया, इधर आ गए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ये। तो इस केस में अभी भी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी P पॉइंट के ऊपर, वो डायरेक्शन आई इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B, नेट जो फील्ड आया था B, जिसकी वैल्यू लिखी थी म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इस पॉइंट पे, यानी कि इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई,
तो लेफ्ट साइड पे अगर कोई पॉइंट Q होगा, लेफ्ट पॉइंट पे Q होगा, ऐसे था, ऐसे घुमाया, इस तरफ P और इसके इस तरफ, यानी कि इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, ऐसे बना हुआ है तो मेरी तरफ, देखो ऐसे बना हुआ नहीं है, एक तो उस तरफ हो गया, एक इस तरफ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये डायरेक्शन इस तरफ होगी? इसी तरफ होगी। बुक्स में लिखा हुआ भी है कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सिस पे जो करंट की डायरेक्शन हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो आइदर साइड ऑफ द लूप होगी, एक ही साइड होती है वो, इधर या इधर, कहीं ले लो, इधर है तो इधर भी यही आएगा। क्यों? कैसे आएगा? कैसे आएगा समझो। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया, इधर से देख रहे हैं ना, इधर से हम इधर से देख रहे हैं, ये हमारे सामने से लूप आ रही है, एक्सिस इसकी ये हो गई। अब तो एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हमारी तरफ आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज लूंगा तो हमारे से दूर जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो हमारे से दूर हो गई। इसको याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन करते हो बड़ी आसानी होगी। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मुंह में घुस जाएगा, है ना, अपनी तरफ आएगा, और क्लॉकवाइज के अंदर अपने से दूर जाएगा, सिंपल। तो अगर इस लूप को जब हम देख रहे थे, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से देख रहे हैं तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा। कि कैमरा तो निकल गया, चेक कर लें, नहीं ठीक है। तो समझ में आई बात? किसी भी लूप को देखो भाई, इसको अगर ऐसे देखोगे, मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसे घुमाते 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 अब ऐसे घुमा रहा हूं, वही घुमा रहा हूं ऐसे ही, देखो ये क्या हो गया? अब क्लॉकवाइज हो गया ना क्लॉकवाइज तुम्हारे लिए। और जब मैं ऐसे घुमा रहा था तो एंटी। तो किसी भी सर्कुलर लूप में एक तरफ से अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ईएमआई में भी यूज करने को मिलेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए अवे, तो मैं इधर से देखूंगा लूप है, क्लॉकवाइज है, तो मेरे से दूर यानी कि उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो ये लूप होता और इसमें मैं कौन सी डायरेक्शन लेता? ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता। उधर से देख रहा हूं इसको ऐसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड यहां पर पी पॉइंट पे क्या होगा? इधर। इधर से देख रहा हूं क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो कहां की तरफ होगा? बस ये याद रख लो, क्लॉकवाइज हमसे दूर। इधर से देख रहा हूं क्लॉकवाइज है तो मेरे से दूर, यानी कि इधर। क्यू पॉइंट पे कहां होगा? तो इधर ही होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज अपने अंदर घुस जाता है। जब भी डायरेक्शन निकालनी हो, जिस पॉइंट पे निकाल लिया उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, बैठ के देखो सामने क्या है। अगर सामने तुम्हें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारे अंदर घुसेगा। तुम बैठो यहां पे और उस तरफ मुंह कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारे अंदर घुसता, क्लॉकवाइज तो हमारे अंदर से निकलेगा, तो हमारे अंदर से निकल गया। यहां देखा हमने उस तरफ, तो यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आया तो हमारे अंदर घुस गया, सिंपल। तो इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर मान लिया O, तो O से लेफ्ट साइड में, O से राइट साइड में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम है। देखो सेंटर पे मैक्सिमम फील्ड था जो हमने कैलकुलेट किया। इससे जितना दूर जाओगे फील्ड कम होता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके लगभग जीरो के आसपास हो जाएगा। ये बी की वैल्यू है इधर, और ये एक्स जो ले रहे थे, ये नेगेटिव साइड में, ये पॉजिटिव साइड में। तो इस तरह का ग्राफ आपका इसमें बनेगा। तो ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन आएगी वो एक साइड ही आएगी, अलग अलग डायरेक्शन नहीं आती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है कि अपने पास ऐसे दो लूप हैं, ठीक है,
दो लूप का ये सेंटर है मान लो P, और ये चलो ये सेंटर O, ये सेंटर O डैश। ये लूप P है, ये लूप Q है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r है। P वाले लूप से करंट फ्लो कर रहा है I, और यहां पर एक पॉइंट है K मिड पॉइंट पे। वो कहता है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड at K if direction of current as seen from K is clockwise in both loop। समझ रहे हो? K पॉइंट से अगर मैं इस लूप को देखूंगा तो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इस लूप को देखूंगा तो भी क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा है, तो भी क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा है। इधर देखूंगा तो भी क्लॉकवाइज, उधर देखूंगा तो भी क्लॉकवाइज। तो मान लो क्लॉकवाइज कैसा बनाया था हमने, इधर से बनाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये लूप ऐसे है, ऐसे कर दो इमेजिन, तो क्लॉकवाइज कैसे बनेगा? देखो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे इमेजिन कर दिया तो क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा इस तरफ। यहां से I फ्लो कर रहा है। इधर से देखेंगे ये ऐसे है, तो इधर से क्लॉकवाइज है तो उधर से तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे था? ऐसे था। समझ रहे हो? अभी तो बनाया था एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो बनाया था, ऐसे कर दो तो उधर से देखो तो क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज है ये, इस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ से देखो क्लॉकवाइज, इसको इधर से देखो क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट दे रखा है आपको 2I। तो बताओ K पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब बात वही आती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने, दो लूप है तो कितने होंगे? 2। अब हम बता सकते हैं नेट कितना होगा, बट हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या आएगी। तो मेरा ट्रिक जो मैंने बताया था याद करो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट P आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? पहली बात पहले वैल्यू निकालते। फॉर्मूला था B का म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो म्यू नॉट I P के लिए करंट I है, रेडियस दोनों की सेम दे रखी है, ये रेडियस भी r है, ये रेडियस भी r है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x कितना दे रखा है? 2r, सॉरी ये 2r है तो ये r होगा, यहां से लेके यहां तक r होगा, तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अगर हम r को एक ही वैल्यू मान लें, मतलब कैसे मान लें, ये स्मॉल r है तो इसको भी स्मॉल r ही मान लो। चलो, तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल r। ठीक, इसको सॉल्व करो, BP कितना आएगा? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर की पावर 3/2। तो BP कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 और r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, r क्यूब बच जाएगा, r स्क्वायर r को मार देगा तो ये बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 4√2r, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो याद करो मैंने क्या बताया था कि जब क्लॉकवाइज होगा, पिछले केस में जो हमने निकाला था वो था एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने इस लूप को ऐसे किया था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज में इधर जा रहा था। क्या कहा था मैंने?
एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, क्लॉकवाइज में तुमसे दूर जाएगा। तो ये के पॉइंट है, हम यहाँ बैठ गए, इधर देख रहे हैं, तो इधर से देखा क्लॉकवाइज तो हमसे दूर जाएगा, तो हमसे दूर जाएगा तो इधर जाएगा ना। हम बैठ गए यहाँ पे, क्लॉकवाइज है, हमसे दूर जाएगा तो इधर डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन हमसे दूर जाएगा, तो बीपी की डायरेक्शन आ गई इधर। और यहीं बैठ के इसको देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहां भी हमसे दूर जाएगा, तो बी क्यू। समझ रहे हो? इधर देखा हमसे दूर, इधर देखा हमसे दूर, एक इधर, तो ऑब्वियस सी बात है बी पी हो गया, बी क्यू निकाल लो थोड़ा सा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा आई की वैल्यू, आई की जगह क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, नीचे 2r स्क्वायर प्लस इसके जगह रेडियस r स्क्वायर, और x की जगह क्या आएगा, अगेन r स्क्वायर की पावर 3/2। तो नीचे वाला ये तो हम सोल्व करके आए हैं, 4√2r आया था, तो बी क्यू कितना आ जाएगा, 2 अलग से था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4√2r। देखो नीचे वाला सोल्व करके तो वही आएगा 4√2r, और इधर 2 को मैंने अलग ले लिया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यानी कि और कोई चीज़ रहेगी, ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, कट जाएगा ना, ये आया था। तो कुल मिला के ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आया, बीपी के। तो बी क्यू जो आया वो ट्वाइस ऑफ बीपी आ गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अब तुम देख लो किसका ज़्यादा है, क्यू का ज़्यादा है, तो बी क्यू माइनस बी पी, इसमें से माइनस कर देना, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग के टू ओ डैश, ये डायरेक्शन आ जाएगी, यानी अलोंग बी क्यू, जिधर बी क्यू होगा उधर नेट फील्ड आ जाएगा। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, छाप लो फिर फटाफट, नहीं दिक्कत तो जल्दी से नोट करो फटाफट, मज़ा आया, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह बस इसमें एक ही चेंज कर देता मैं, क्या चेंज कर देता कि मैं कहता के पॉइंट से देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज, उसको देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या फर्क पड़ता है, इसको क्लॉकवाइज देखता तो मेरे से दूर, और इधर देखूंगा इसको एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसेगा तो वो भी इस तरफ हो जाएगा, तो ये क्यों पलट के इधर आ जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ आंसर खाली बीपी के बराबर आया होगा, उसमें 3 गुना आता बीपी का जुड़कर, ठीक है। तो वो सवाल भी आप कर सकते हो अगर इसमें चेंज कर देता हूँ। एक अंतिम सवाल आज का कर दो रब, इसी लूप का, आसान है, वो भी वेक्टर फॉर्म में है, थोड़ा सा एग्जाम में भी वो बोर्ड के पेपर में भी कई बार वो पूछा गया है। तो देखो एक लूप ऐसे है और इससे एक्सिस पॉइंट यहाँ पी पॉइंट है, एक यहाँ है, ये लूप ऐसे है, ये डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसकी रेडियस है आर, इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया, ये ओ डैश हो गया, सेम रेडियस आर, सेम लूप सेम रेडियस सेम करंट, बट ऐसे दे दिया, यहां से ये डिस्टेंस दे रखा है x और यहां से भी ये डिस्टेंस दे रखा है x। ये पूछा P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ इन दोनों लूप की वजह से, निकाल दो, क्या दिक्कत है। देखो P पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे अंदर घुसेगा, हमारे अंदर घुसेगा, हम ऐसे देख रहे हैं हमारे अंदर ऐसे आएगा, अंदर घुसेगा तो ये हम इधर देख रहे हैं ना, यहाँ खड़े होके देखेंगे इधर तो हमारे अंदर ऐसे घुसेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, B, मान लो ये P है, ये Q है, तो BP की डायरेक्शन आ गई। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर आएगा, इसमें तो कुछ देखने की बात ही नहीं, क्योंकि ऊपर से देखोगे ना अब इसको, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया था, अब तो ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे आप, ऐसे देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो तुम्हारे अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो इसका मतलब ऐसे आएगा BQ, तो BP BQ का रिजल्टेंट हो जाएगा B, है ना। तो B क्या आएगा,
bp² प्लस bq² का अंडर रूट, और तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस बराबर है, करंट रेडियस बराबर है, तो bp और bq क्या आ जाएंगे, एग्जैक्टली इक्वल आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे तो bp प्लस bq की जगह भी bp आ जाएगा, यानी आएगा √2bp, और bp की वैल्यू कितनी आएगी, μ0I r² r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा। और इसमें डायरेक्शन पूछ लेता तो डायरेक्शन कैसे निकालते, ये एंगल अल्फा मान लो, tan अल्फा क्या होगा, ये BQ है तो ये भी BQ अपॉन BP। अब क्योंकि BQ अपॉन BP ये दोनों बराबर हैं तो BP अपॉन BP कट गया, tan अल्फा आ गया 1, यानी कि अल्फा कितना आया 45 डिग्री, 45 डिग्री विद BP। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस तरह के ही आएंगे, इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। तो ये था अपना आज का टॉपिक, तो इसको पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं रिजॉल्व करके दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।